Alright, so welcome to lecture number 4 of Places in News. इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप जानते हो हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस न्यूज में रही हैं उन सबको इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है कुछ 15 के अराउंड। और वो जियोग्राफिकल लोकेशंस ये पेपर सेट करने वाले कहाँ से चूज करते हैं, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से जो जियोग्राफिकल लोकेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में रही है उनमें से ये सवाल पूछते हैं, उनसे मैप बेस्ड सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, जितनी भी न्यूज में सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है, ये कुछ 30 to 40 के अराउंड जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन सबकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है और इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं उन सभी को कवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, टुडे इज डे फॉर लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, तो आपके लिए मैं आपको एडवाइस सिंसियरली यही करूंगा कि पिछले 3 लेक्चर्स भी देख लेना ताकि आपकी कोई लोकेशन मिस आउट ना हो जाए। ओके, ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हमारा यही एम है, यू जस्ट हैव टू गिव 15 मिनट्स डेली। बस आपको 15 मिनट देने हैं रोज, ठीक है। और उसमें हम लोकेशंस कवर करेंगे लेक्चर के थ्रू, और रोज आप 15-15 मिनट देते जाओ टेली और एग्जाम, और आपके 15 क्वेश्चंस तो गारंटीड सिक्योर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट से आपको लेने हैं, बट एज फार एज जियोग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर कंसर्न वो आपके सिक्योर हो जाएंगे, जस्ट आपने 15 मिनट दिन के देने। राइट नाउ, आज जो लोकेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो। पिछले लेक्चर में भी दो थी, पिछले लेक्चर में हमने अंगोला और यमन करा था। आज हम करने जाएंगे हांगकांग और हम करेंगे ताइवान। चाइना रिलेटेड ही ये दो न्यूज आइटम्स हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रही हैं, तो इन दोनों को हम करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस है, आपका ज्यादा टाइम रह नहीं गया, तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं हांगकांग से। ऑलराइट, हांगकांग बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, अभी भी न्यूज में रह रहा है, तो इसीलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, now जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो हांगकांग कहाँ लाई करता है, बिल्कुल आप लगा लो सदर्न चाइना वाले रीजन में, एक तरह से आइलैंड सिटी ही है ना। हांगकांग का एक स्पेशल स्टेटस है, हांगकांग को चाइना कहता है हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, हांगकांग इसका एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, साउथ ईस्ट एशिया में ये लाई करता है। ये साउथ चाइना सी के पास पड़ता है जो पैसिफिक ओशन का ही वेस्टर्न मोस्ट एरिया है। और हांगकांग कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, हांगकांग बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिटी है। एज फार एज डेवलप्ड सिटीज की अगर हम लिस्ट की बात करें, टीयर 1 सिटीज जितनी भी हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट टीयर, तो उसमें लंदन और न्यूयॉर्क के बाद हांगकांग ही आता है, अल्ट्रा डेवलप्ड सिटी है। अब इस सिटी के कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे। अब इसके बेसिक फैक्ट्स क्या है, देख सकते हो आप फोटो में ही देख सकते हो कितनी डेवलप्ड है, लुक्स लाइक अ वेरी डेवलप्ड सिटी है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है, हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड है ये, 7.4 मिलियन। इसकी करेंसी याद रखना ये चाइना का ही पार्ट है, पर चाइना की करेंसी है युआन, पर हांगकांग की करेंसी युआन नहीं है, हांगकांग डॉलर है। ऐसा क्यों है मैं अभी बताऊंगा। हांगकांग का स्पेशल स्टेटस है, हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज तो है ही, पर ये साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल स्टेटस देते हैं। पूरे चाइना में ऐसा नहीं है, पर हांगकांग में ऐसा है। हांगकांग की रीजनल लैंग्वेज है जो लोकली लोग बोलते हैं उसे कैंटनीज कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना ये अल्ट्रा डेवलप्ड सिटी है, वो इस बात से पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका 4th रैंक आता है। इसका स्कोर तो आप देखो 0.956, इट्स क्वाइट हाई, 4th रैंक आता है हांगकांग का। प्लस दुनिया में ऐसे जितने भी शहर हैं जिनमें बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, हांगकांग का सेकंड नंबर आता है। इट इज होम टू सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स ऑफ एनी सिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर रैंक लगाओ कि किस सिटी में कितने ज्यादा बिलियनियर्स हैं, तो हांगकांग सेकंड नंबर पे आएगा। नाउ, हांगकांग की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि हांगकांग की हिस्ट्री क्या रही है, उसी से ही आपको आधा क्लियर हो जाएगा कि हांगकांग का स्पेशल स्टेटस है क्यों। ठीक है, तो देखो हांगकांग की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हांगकांग 19th सेंचुरी में चले जाते हैं, 19th सेंचुरी चाइना में, 19th सेंचुरी एडी चाइना में, ठीक है, 1800 चल रहा है ना। उस समय चाइना था किंग डायनेस्टी के अंदर, और किंग डायनेस्टी का वॉर हो जाता है ब्रिटिशर्स के साथ, यूके के साथ या ब्रिटिश के साथ। वॉर किस चीज को लेके होता है, वॉर होता है ओपीएम को लेके, क्योंकि उस समय ओपीएम बहुत ज्यादा महंगी और प्राइस कमोडिटी थी। जिस कंट्री के पास ओपीएम का कंट्रोल आ जाएगा वो बहुत अमीर हो जाएगा। तो ओपीएम को लेके इन दोनों कंट्रीज में वॉर होता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ओपीएम वॉर। ये होता है 1839 से लेके 1842 तक, और इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और एक पीस ट्रीटी होती है। उस पीस ट्रीटी के तहत किंग डायनेस्टी को कहा जाता है कि आप हांगकांग हमें हैंड ओवर करो। तो इस पीस ट्रीटी के बाद, एट द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ओपीएम वॉर, हांगकांग ब्रिटिशर्स के पास चले जाता है। और
तब से लेके ये ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने ही सिस्टम्स लगाते हैं, अपना सारा इनका सिस्टम होता है। ये पूरी तरह ब्रिटिश कॉलोनी होता है, बाकी चाइना अपने हिसाब से डेवलप करता है और हांगकांग अलग से डेवलप करता है क्योंकि अकेला हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है। इसीलिए हांगकांग अलग डेवलप करने लग जाता है, चाइना अलग सिस्टम चलने लग जाता है। ठीक है, ये तो हिस्ट्री चलती है पूरी की पूरी 19th सेंचुरी तक और आगे तक भी। अब हांगकांग का फेट कैसा है या हांगकांग कैसे प्रोग्रेस किया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बाकी चाइना में क्या चल रहा है ना। तो देखो अर्ली 1900s में चाइना में ना दो नए नए टाइप के लोग आ जाते हैं, दो नए टाइप के लोग जो पूरे चाइना पे कंट्रोल करना चाहते हैं। एक होते हैं आपके कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ठीक है, और दूसरे होते हैं कोमिनतांग। ये लिबरल लोग होते हैं, ये कम्युनिज्म में नहीं मानते पर ये भी कह रहे हैं कि चाइना हमारे हिसाब से डेवलप होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इवेंचुअली 1949 में चाइना आजाद हो जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है चाइना का। कुमिनतांग बेचारा साइड हो जाता है, एक छोटे से एरिया में सिमट के रह जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास पूरा चाइना का कंट्रोल आ जाता है और तब वो बना देते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है, तो अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले कहते हैं कि जो हांगकांग था कभी हमसे छिन गया था किंग डायनेस्टी के दौरान, हमें वापस चाहिए, पर अब वो है ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले ब्रिटिशर्स को बार बार बोलते रहते हैं कि हांगकांग हमें वापस करो, हांगकांग हमें वापस करो। तो 1997 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूके के बीच में एक डील होती है। यूके कहता है कि ठीक है हम तुम्हें हांगकांग वापस कर देंगे पर हमारी एक कंडीशन है। और हमारी कंडीशन क्या है कि हांगकांग को देखो हमने बड़े प्यार से अपने हिसाब से डेवलप किया, हम वहां पे कम्युनिज्म नहीं चाहते, आपके पूरी कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है आप चलाते जाओ और हांगकांग में अलग सिस्टम रहेगा जो हमने बनाया है। हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी, आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं चाइना में, हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी, हांगकांग की अपनी करेंसी रहेगी, हांगकांग का सारा अपना सिस्टम रहेगा। ये आप हमें गारंटी दे दो, हम हांगकांग आपको हैंड ओवर कर देते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है ठीक है, हम ये कंडीशन आपकी मान लेते हैं, आप हांगकांग हमें वापस कर दो और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले 50 इयर्स तक हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है वो हम चेंज ही नहीं करेंगे, हांगकांग में जो सिस्टम है वो हम रहने देंगे। इस कंडीशन पे दोनों अग्री होते हैं और हांगकांग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास चले जाता है और उस कंडीशन को पूरा करने के लिए हांगकांग का एक स्पेशल सिस्टम रहता है, स्पेशल स्टेटस रहता है। ठीक है, अब वो हांगकांग का स्पेशल स्टेटस क्या है, वो क्या स्टेटस है वो आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हांगकांग की पॉलिटी कैसी है। पूरे चाइना में अलग सिस्टम चलता है, हांगकांग का अलग सिस्टम है, हांगकांग की अलग पॉलिटिक्स है, अलग पॉलिटी है। सबसे पहले तो हांगकांग को अलाउड है कि चाइना का पार्ट है पर इसका अलग फ्लैग होगा, ये देखो ये हांगकांग का अलग फ्लैग है। अच्छा, चाइना ने जब ये कंडीशन एक्सेप्ट करी थी तो चाइना ने कहा था बिल्कुल ठीक है, हम हांगकांग को अपना स्पेशल स्टेटस देंगे, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका अपना फ्लैग होगा, उसका अपना सिस्टम होगा। ठीक है, पर होगा वो चाइना के अंदर। ठीक है, जिसको चाइना ने नाम दिया, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वन कंट्री टू सिस्टम्स, वन कंट्री टू सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है, चाइना का कहना था कि देश एक ही है, हाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं कि हांगकांग के पास अपना सिस्टम होगा, तो एक ही देश में दो सिस्टम है, एक देश है पर दो संविधान है, हम अलाउ कर रहे हैं पर वन कंट्री ही है। ठीक है, और इसके तहत हांगकांग की अलग पॉलिटी थी, हांगकांग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम कहते हैं बेसिक लॉ ऑफ हांगकांग, हांगकांग का अपना लीडर है जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, हांगकांग में चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसके जो इलेक्ट होता है और मैक्सिमम उसके 2 5 ईयर टर्म है। हांगकांग की अपनी लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर 90 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, टर्म उसका 4 ईयर है। हांगकांग की अपनी जुडिशरी है, जो हांगकांग का सुप्रीम कोर्ट है उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ फाइनल अपील और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स है। ठीक है, ये सारा सिस्टम है। पर पिछले कई सालों से हांगकांग, जब से शी जिनपिंग आया है तब से हांगकांग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। क्यों है, आपने देख लिया हांगकांग का अपना सिस्टम चल रहा है। अब हांगकांग के अंदर ही ना दो तरीके के लोग हैं, एक है प्रो डेमोक्रेसी वाले, ये कहते हैं कि हांगकांग का स्पेशल स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए और हांगकांग का अपना अलग सिस्टम है जो ब्रिटिश जैसा सिस्टम है वो अलग रहेगा। ठीक है, बट कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में ही है पर वो है प्रो चाइना, जो कहते हैं चाइना जैसा ही सिस्टम होना चाहिए, वो प्रो चाइना। अब होता क्या है कि हांगकांग में रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, चाइना अपना पूरा जोर लगाता है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, पैसा डाल के कि ये प्रो चाइना वाले लोग पावर में आ जाए, इन्हीं का हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए, इन्हीं के लोग ये 90 मेंबर जो काउंसिल है इसमें ज्यादातर हूँ, और ये प्रो डेमोक्रेसी जो थोड़े एंटी चाइनीज हैं ये लोग इलेक्शन ना जीते। और हांगकांग ने अपना पूरा जोर लगा के, सॉरी, चाइना ने अपना पूरा जोर लगा के प्रो चाइनीज लोगों को पावर में डाल दिया।
जब ऐसा हुआ था तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये प्रोटेस्ट थे क्योंकि जितने भी प्रो डेमोक्रेसी वाले लोग थे वो स्ट्रीट्स में आ गए, फ्री हांगकांग डेमोक्रेसी नाउ, ठीक है। तो प्रो चाइनीज लोगों को पावर में बिठा दिया। अब ये प्रो चाइनीज लोग अपने अपने प्रो चाइना लॉज बार बार इनैक्ट करते जा रहे हैं, जिससे चाइना को फायदा हो रहा है, प्रो डेमोक्रेसी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि इन लोगों ने अभी इनैक्ट करा है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, जिसके तहत मतलब जो राइट्स हैं प्रो डेमोक्रेसी वाले लोगों के या हांगकांग सिटीजन्स के, वो ट्रैम्पल किए जा सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना अपना काम करा रहा है इन प्रो चाइनीज लोगों के थ्रू, प्रो चाइना लॉबी के थ्रू। तो इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के इनैक्टमेंट पे फिर से प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो गए। तो ये सारी कहानी है चाइना। ऑलराइट, चल, ये तो हो गया हांगकांग। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज अगेन चाइना रिलेटेड, जो है ताइवान। अब देखो ताइवान के बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब आप सोच रहे हो कि ये ताइवान कैसे कर सकता है, ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कैसे है, चाइना तो ये है, तो यहाँ पे ये रहने वाला ये इतना छोटा सा आइलैंड, ये ताइवान है, ये अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों कह रहा है? इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, उस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले तो आप लोकेशन देख लो, बिल्कुल साउथ चाइना जो है, जो ताइवान है ना, अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना तो कहता है, पर ताइवान एक आइलैंड में है, ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड। एंड दिस छोटा सा आइलैंड इज एट द जंक्शन ऑफ टू सीज। यहाँ पे है आपकी साउथ चाइना सी और यहाँ पे है आपकी ईस्ट चाइना सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाई करता है ताइवान, और ताइवान और चाइना के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडी है, ठीक है, जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ताइवान। स्ट्रेट ऑफ ताइवान, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ ताइवान कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। बाय द वे, वैसे ये कोई लैंड बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, पर मैरीटाइम बॉर्डर्स इसके बहुत सारे हैं। इसके नॉर्थ वेस्ट पे है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान इसके नॉर्थ ईस्ट पे है, फिलीपींस इसके साउथ पे है। ये जो ताइवान है इसकी कैपिटल सिटी आप देख सकते हो, कैपिटल सिटी इज ताइपी सिटी, ठीक है। करेंसी इसकी न्यू ताइवान डॉलर है, और टोटल इसके पास टेरिटरी में 168 आइलैंड है, और जो सबसे बड़ा आइलैंड है फॉर्मोसा, ये जो सबसे बड़ा येलो वो आइलैंड है, यही मेन इसका आइलैंड है। नाउ, चाहे इस ताइवान को हम रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और फिर ही आप समझ पाओगे कि अभी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। तो देखो, मैंने आपको हांगकांग के टाइम पे बताया था ना कि 1900s में दो फैक्शन आ गए थे जो कहते थे कि हम पूरे चाइना पे रूल करेंगे, है ना। एक थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इनके लीडर थे माओ जेडोंग, माओ, और दूसरे थे कोमिंतांग वाले। ये लिबरल लोग थे, ये थोड़ा प्रो डेमोक्रेसी भी थे, खैर ये अलग लोग थे, डेमोक्रेसी तो नहीं, पर ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। और इनके लीडर थे चांग काई शेक। पूरे 1900s में इन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती, कभी कोमिंतांग वाले हैवी होते, कभी कम्युनिस्ट वाले। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूएसए और जितना भी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कम्युनिस्ट को तो खिलाफ, कम्युनिस्टों की खिलाफत करता है। तो कोमिंतांग को पूरी सपोर्ट आ रही थी यूएसए से, यूके से और वेस्टर्न ब्लॉक से, ठीक है। तो कोमिंतांग कभी भारी होता था, कभी कम्युनिस्ट ब्लॉक वाले। इसी दौरान ना बीच में 1939 से लेके 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, और वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे जापान ने पूरे चाइना पे कब्जा कर लिया। तो जब जापान ने चाइना पे कब्जा करा हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए जापान से लड़ने के लिए दोनों साथ आ गए थे। फिर 45 में वॉर खत्म होता है, जापान को भगा देते हैं, उसके बाद ये दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। इवेंचुअली जीत होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वालों की। 1949 में ये डिक्लेयर कर देते हैं कि पूरा हम ये बना रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कोमिंतांग वाले कंप्लीटली नहीं हारते। कोमिंतांग वाले बेचारे भाग भाग के, वॉर में भाग भाग के, ये जो ताइवान वाला आइलैंड है, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि चाइना पूरा हमारा है। हाँ, हमारे पास अभी टेरिटरी कम है, पर कभी किसी टाइम में हम पूरे चाइना पे कब्जा कर लेंगे, बट वी आर द रियल चाइना। और कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते हैं वी आर द रियल चाइना। तो जो एरिया, ज्यादातर एरिया, पूरा चाइना मेनलैंड का जो एरिया है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, उन्होंने नाम रख दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये ताइवान वाले भी अपने आप को चाइना ही कहते थे, इन्होंने अपना नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे मैंने बताया, यूएस, यूके और जितना भी पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, ये कोमिंतांग वालों को सपोर्ट करता था। तो इन्होंने फटाफट से ताइवान को रिकॉग्नाइज कर दिया एज द रियल चाइना, और इनको रखा साइड पे, क्योंकि वो कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द रियल चाइना। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात चली थी कि चाइना को परमानेंट सीट देनी है। 5 मेंबर्स है ना परमानेंट सीट वाले, एक चाइना को दी हुई है परमानेंट सीट। वो भी पता है किसको दी? रिपब्लिक ऑफ चाइना को। जिसके पास एक छोटा सा आइलैंड है उसको दे दिया, और पूरा चाइना जिसके पास है कम्युनिस्टों के पास, उसको दी। और ये सब करा इन्होंने 1971 में। 1971 के बाद
यूएसए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रिश्ते ठीक हो गए, तो फिर ताइवान से हटा के परमानेंट सीट आपने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी। बट जब कोमिंतांग बना था ना, तो यूएसए ने इनके साथ एक पीस ट्रीटी करी थी, इनके साथ एक ट्रीटी करी थी और बोला था कोमिंतांग वालों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पे कभी भी चाइना अटैक करेगा हम आपको बचाएंगे, ठीक है। और ये ट्रीटी आज तक चल रही है। दो रिश्ते ठीक हो गए थे चाइना और यूएसए के, 1971 में परमानेंट सीट कम्युनिस्ट वालों को दे दी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वालों को दे दी। पर ये कहा हुआ था कि चाइना इस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने अगर इस पे अटैक करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने इनको वादा किया हुआ है कि चाइना आप पे अटैक नहीं करेगा, आप अपना चलाओ, आप अपना चलाओ। ये सिस्टम, ठीक है। और आज तक यही सिस्टम, 1949 से ही कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमें ये भी चाइना का पार्ट है ताइवान, और हम एक ना एक दिन ताइवान को ले लेंगे। ताइवान वाले कहते हैं कि नहीं, कोमिंतांग वाला जो है वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं ले सकते, हम अपने आप को चाइना में नहीं आने देना चाहते, हमें यूएसए को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यूएसए से प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, यूएसए को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यूएसए कोमिंतांग को तो बचाएगा ही बचाएगा। अब चाइना शी जिनपिंग के बाद ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, तो चाइना बार बार ये बोली जा रहा है कि हम ताइवान को ले लेंगे। आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि ताइवान को एनेक्स करने की बात करता है चाइना, ठीक है। पर बीच में यूएसए खड़ा हो। और अब इतने टाइम में ताइवान ने भी अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली है कि जब भी चाइना यहाँ से स्ट्रेट ऑफ ताइवान में इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो ताइवान के डिफेंसेस भी रेडी हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ताइवान में एंटी चाइना बंदा इलेक्शन जीत गया और उसने स्पीच भी दी एंटी चाइना, जिसकी वजह से चाइना बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने यहाँ पे अपनी वॉरशिप्स भेज दी और मिलिट्री एक्सरसाइज करी, जिसका नाम उन्होंने दिया पनिशमेंट एक्सरसाइज है। आप हमें मतलब एंटी चाइना नहीं हो सकते, ताइवान भी चाइना का एक अटूट अंग है, ठीक है। खैर, ये सारा मुद्दा चल रहा है। ऑलराइट, चलो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। एंड यस, कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट लिखना, बिकॉज मैं कोई भी अगर आपको डाउट है वो मैं उसे एंटरटेन करना चाहता हूँ, उसे मतलब सॉल्व करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो डाउट आपका पेपर में निकले, ठीक है। पेपर से पहले जितने डाउट है वो सॉल्व अपने कर लो। ऑलराइट, चलो लेक्चर नंबर 4 हमारा होता है खत्म। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा लेक्चर नंबर 5 के साथ। याद रखना, डू फॉलो दिस सीरीज। आपको सिर्फ दिन के 15 मिनट देने और आपके 15 क्वेश्चंस लोकेशन बेस्ड सिक्योर हो जाए। चलो, I'll see you next time with in lecture number 5. Thank you everyone.